बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टोवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ अपनी रमज़ान प्रिपरेशन की थर्ड एपिसोड, और इसके अंदर मैं आपसे शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से वेजिटेबल्स वगैरह कट करके सेव करती हूँ, दही बड़े बनाने का तरीका और बहुत सारी और अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लेके आई थी धनिया। काफ़ी ज़्यादा मैं लेके आई थी। मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था कि मैंने बाकी धनिया और मिर्ची किस तरह से सेव की थी। तो उसमें से ये बहुत बड़ा बंच था, तो मैंने आधे से ज़्यादा धनिया जो है आधा तकरीबन मैंने सेव कर लिया था, और आधे की मैंने बना के रखी थी हरी चटनी। हरी चटनी आप बना के रख लें फ्रीज़र में, तो आपके बहुत काम आता है रायता वगैरह बनाने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ों में काम आ जाती है। तो इस तरह से मैंने पहले धनिया साफ़ कर लिया, और मैंने साथ ली थी 8 से 10 हरी मिर्चें। हरी मिर्चें आप अपनी चॉइस के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इतनी तेज़ नहीं थी तो मैंने ज़्यादा डाली थी। और तकरीबन 2 जो है ये बंच थे इसके पुदीने के, उसके पत्ते मैंने साफ़ कर लिए। साथ मैंने लिए 4 अदद मैंने जब्बे लिए थे लहसुन के, 2 लीमू, और आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, और आधा चाय का चम्मच नमक। लीमू के इस्तेमाल से ये है कि चटनी आपकी सेव हो जाती है और चटनी का कलर ख़राब नहीं होता, मतलब ये बिल्कुल ग्रीन रहती है। अगर लीमू ना डालें, हम इस तरह से इसको सेव करें तो बहुत डार्क ग्रीन कलर की हो जाती है, कलर ख़राब हो जाता है। तो बस आपने ये तमाम चीज़ें आप ब्लेंडर के जग में डालें, साथ आप डालें लीमू, और आप इसको थोड़ा सा पानी डाल के और जो है इसको ब्लेंड कर लें। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, वरना बहुत ज़्यादा रनी हो जाएगी। आप चाहें तो इसको हावन दस्ते से कूंडी में भी पीस सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। तो इस तरह से आप ब्लेंडर के जग में डाल के इसको बना के सेव कर ले। और यहाँ पे हमारी चटनी बिल्कुल रेडी थी। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बना के रखती, बस मैं तकरीबन 1-2 वीक्स के हिसाब से अपनी चीज़ें रेडी कर लेती हूँ। और इस तरह से मैंने यहाँ पे दही लिया, इसके अंदर 2 चम्मच चटनी डाली, और आप इस तरह से रायता भी रेडी कर सकते हैं फ़ौरन। और हमारी चटनी जो है तैयार थी। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिए प्याज। प्याज आप जितने भी आपको सेव करके रखने हैं आप उतने प्याज लीजिए। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किए थे, मैं तकरीबन मैंने जैसे जिक्र किया कि मैं 1 वीक के हिसाब से तकरीबन चीज़ें कट करके फ्रीज़ कर लेती हूँ। 1 से 2 वीक ये चल जाती हैं। इसके बाद आप अपना चॉपर लें, और इसमें इस तरह से जो स्लाइसर है आप उसको यूज़ करें। और अगर ये स्लाइसर ना हो तो आप डायरेक्ट चॉपर में चॉप भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो आप हाथ से काट लें, और आप इस तरह से तमाम प्याज को काट के रख लें। मैं प्याज को काट के इसी तरह से सेव करती हूँ, मैं इसको ब्राउन नहीं करती। और बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि अगर हम इस तरह से प्याज को खाली रखते हैं तो इसमें पॉइज़न हो जाता है। वो होता है अगर आप इसको ओपन एयर में रखें। अगर आप इस तरह से एयर टाइट बैग में रखेंगे तो प्याज कभी भी ख़राब नहीं होती, और ना इसकी स्मेल बाहर निकलती है। तो मैं इस तरह से सील बैग में प्याज को कट करके रख देती हूँ, और फिर आपको जब जितनी रिक्वायरमेंट हो आप उतना प्याज निकालें और उसको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ कर लें। मैं ब्राउन करके नहीं रखती, मैं इसी तरह से रखती हूँ। अगर आप प्याज स्लाइस करके नहीं रखना चाहें तो आप दूसरी तरह से, कुछ खानों में जैसे प्यूरी डलती है, कुछ खानों में चॉप हुई हुई प्याज डलती है, तो आप इस तरह से प्यूरी और चॉप करके भी रख सकते हैं। मैंने आधे प्याज के स्लाइस कर लिए थे, और बाकी आधे प्याज को मैंने इस तरह से चॉपर में चॉप कर लिया था। अगर आपके पास ये स्लाइसर वाला नहीं है तो ये सिंपल चॉपर तो ऑलमोस्ट हर घर में होता है, तो आप इस तरह से भी प्याज को चॉप करके रख सकते हैं। इससे आपका बहुत टाइम सेव होता है। जब आपको खाना बनाना है, आपने बस जल्दी से प्याज निकाली, और इतना टाइम नहीं लगता इसको ब्राउन होने में, नॉर्मल टाइम ही लगता है, लेकिन कट करना नए सिरे से वो ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। तो आप इसी तरह से इसको भी एयर टाइट बैग में रखें, लेकिन आपने इसको रखना बिल्कुल एयर टाइट बैग में, और आप इस तरह से फैला के रख दें। और मैं अलग से आइस क्यूब ट्रे वगैरह में नहीं चीज़ें जमाती, मैं इसी तरह से इसमें रख देती हूँ, फ्रीज़ हो जाती है जब। उसके बाद आप इस तरह से हाथ से इसको तोड़ लें, और ये पीसेस में हो जाता है, और फिर आपको जितना पीस रिक्वायर्ड है आप उतना निकाल लें। मुझे आइस क्यूब ट्रे में रखना और छोटे छोटे पीसेस में फिर उसको सेव करना बहुत मुश्किल लगता है। मैं ग्रीन चटनी भी इसी तरह से सेव करती हूँ, और बस ये जब जम जाए तो आप इसको इस तरह से हाथ से तोड़ लें, तो ये छोटे पीसेस में हो जाते हैं। फिर आपको जितनी रिक्वायर्ड है आप उतनी निकाल के यूज़ कर लें। इसी तरह से मैंने जो प्याज स्लाइस की थी उसको भी मैंने फ्रीज़ कर लिया, और ये देखिए इस तरह से ये जम गई थी। इसके बाद आप इसको भी इसी तरह से हाथ से खोल लें, और ये तमाम प्याज आपकी अलग हो जाती है। आपको फिर जितनी चाहिए आप उतनी ले लें। इसके बाद मैंने आपको ये भी दिखाई थी वेजिटेबल्स, ये मैंने साफ़ करके रखी थी लास्ट एपिसोड में, और ये नेक्स्ट डे मैंने इनको भी इसी तरह से मैंने स्लाइसर वाला ही अपनी अटैचमेंट लगाई थी। आप चाहें तो अगर आपके पास हाथ से वो स्लाइस करने वाला है स्लाइसर, आप उससे भी कर सकते हैं। आप चॉपर का इस्तेमाल करें। एक दिन आप चॉपर निकालें, ये सब सब्जियां आप कट करके रख लें, तो आपका बहुत टाइम सेव हो जाता है।
मैंने इसके अंदर ली थी बंद गोभी और शिमला मिर्च मैंने सीधे वाले स्लाइसर से की, जबकि गाजर जो है मैंने जो कद्दूकश करने वाली अटैचमेंट होती है उसके साथ की। आपके पास अगर हाथ से कद्दूकश करने वाला वो अटैचमेंट है, आप उसके साथ भी इस तरह से कद्दूकश कर सकते हैं। और आप तमाम इन सब्जियों को इस तरह से एयर टाइट बैग में डाल के और सील करके रख दीजिए। इसका ये फ़ायदा है कि बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है और अब फिर आपको नए सिरे से कटिंग नहीं करनी पड़ती। हरी प्याज जो है वो मैं चॉपर में नहीं चॉप करती हूँ, इस तरह से हाथ से आप चॉप करके और आप इस तरह इसको भी बैग में डाल के रख लें। हमने पकौड़े बनाने हैं, चाइनीज़ बनाने, इवन रोल्स बनाने हैं, उसके लिए आप बस जल्दी से सब्ज़ी निकालें और आप इसको इस्तेमाल कर लें। मैं रोल समोसे का बैटर नहीं बनाती, मतलब ज़्यादा पहले से बना के नहीं रखती। मैं इस तरह से अगर साथ साथ बनाती हूँ तो मैं चीज़ें मेरे पास कटी हुई होती हैं तो बहुत आसानी हो जाती है। इसके बाद हमने यहाँ पे ली स्ट्रॉबेरीज़ को भी मैं आपको सेव करने का तरीका बताऊँगी। पहले आप इस तरह से इसको पानी में डाल के थोड़ी देर डिप करें, थोड़ा सा साथ सिरका शामिल करें, क्योंकि स्ट्रॉबेरीज़ के अंदर मतलब इसको साफ़ करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसको आप अच्छे से साफ़ किया कि इसके अंदर काफ़ी जर्म्स अदरवाइज़ रह जाते हैं। तो आप इस तरह से इसको पानी में 10 से 15 मिनट भिगो के छोड़ें और आप देखें पानी कितना गंदा निकला। इसी तरह से आपने ये प्रोसेस फिर रिपीट करना है। आपने एक दफ़ा फिर से पानी में इसको भिगो के छोड़ना है और आप देखिए इस तरह से आप अच्छी तरह से इसको वॉश कर लें और फिर आप इस तरह किसी स्ट्रेनर में डाल के रख लें। जब ये ड्राई हो जाए तो आपने इसके बारीक बारीक स्लाइसेस करने और तमाम स्ट्रॉबेरी को आप इस तरह से बारीक स्लाइस करके और आपने इसको भी एयर टाइट बैग में डाल के आप रख लें। ये स्ट्रॉबेरीज़ हम डिफरेंट स्मूदीज़ में, शेक्स में, ये तमाम चीज़ों में इस्तेमाल होंगी और ये फ्रोज़न होके बिल्कुल फ्रेश रहती हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। और मैं आपको इसके साथ रेसिपीज़ भी बनाना इंशाल्लाह सिखाऊंगी साथ साथ। और इस तरह मैंने इसको भी एयर टाइट बैग में डाल के रख दिया। इसके साथ मैंने इस दफ़ा एक और एक्सपेरिमेंट किया था। मैंने केले भी मैं लेके आई थी ज़्यादा सारे और इनको भी मैंने सेव करने का सोचा कि मैं इस तरह से सेव कर सकूं। ये सिर्फ शेक्स के लिए और स्मूदीज़ के लिए सेव हो सकते हैं। अगर आप इसको फ्रोज़न केलों को आप इस तरह से निकाल के फ्रूट चाट में नहीं डलते ये, क्योंकि वो मैंने निकाल के देखे थे वो बहुत सॉगी हो रहे थे। तो शेक में ये कि आप इनको डायरेक्ट डाल के ब्लेंडर में यूज़ करें तो बहुत मज़ेदार शेक बनता है इसका, स्ट्रॉबेरी और केले का। तो इस तरह से मैंने केले भी काफ़ी सारे काट के रख लिए। ये चीज़ें आपको सहरी के टाइम पे बहुत काम आती हैं। तो अगर आपने जल्दी में उस टाइम शेक बनाना है तो ये चीज़ें कटी हुई हैं तो बस आपने डायरेक्टली डाला ब्लेंडर में और आपका जो है शेक रेडी हो गया। इसको भी मैंने इसी तरह से फ्रीज़ कर दिया था और निकालने के बाद आप इस तरह से थोड़ा सा हाथ से इसको प्रेस कर लेंगे, तमाम चीज़ें अलग हो जाती हैं, फिर आपको निकालने में इशू नहीं होता। अब हम बनाएंगे दही बड़े। मैंने दही बड़ों के लिए मतलब दही बड़ों के बड़े फ्रीज़ करने के लिए यहाँ पे मैंने ली थी मूंग की दाल और माश की दाल। दोनों दालें जो है मैंने एक एक कप ले ली थी। आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से इसको बढ़ा भी सकते हैं। और उसके बाद अब इसको अच्छे से वॉश करके और भिगो के रख दें 3 से 4 घंटे के लिए। और यहाँ पे जो है इसको भीगे हुए 3-4 घंटे हो गए थे। उसके बाद हम जग में डाल लेंगे इस तरह दाल को। और आप चाहें तो एक अकेली दाल का भी बना सकते हैं, लाइक खाली मूँग के भी बना सकते हैं और खाली माश के भी बना सकते हैं। मैंने दोनों मिक्स करके बनाए थे। और उसके बाद आपने इसको ब्लेंडर के जग में डाल के ब्लेंड करना है। आपने इसको बारीक पीसना है, लेकिन आपने कम से कम पानी डालना है, बिल्कुल इतना पानी सिर्फ डालना है कि सिर्फ मिक्स हो सके। और कोशिश आपने ये करनी है कि आप पानी ना ही डालें, बिल्कुल ज़रा सा सिर्फ इसको मिक्स करने के लिए आप ज़रा सा पानी डालिए और आप इसको अच्छे से ब्लेंड कर लें बिल्कुल बारीक। जब ये पेस्ट जाए तो आप इसको बोल में निकाल लें। बोल में निकालने के बाद आपने इस दाल को अच्छे से फेंटना है, मतलब आप हाथ से जो हैंड विस्क होता है आप उसकी मदद से फेंट लें। और इस तरह से आपने इसको अच्छे से फेंटते चले जाना है। इसके अंदर हमने कुछ भी ऐड नहीं करना, इवन नमक भी ऐड नहीं करती मैं। बस आपने खाली दाल को अच्छे से फेंटना है। आप अगर वो आपको ज़्यादा लगी क्वांटिटी तो आप इस तरह से किसी छोटे बोल में थोड़ी सी क्वांटिटी निकाल के इस तरह से आप अच्छे से इसको फेंट लें। सबसे अच्छा तो वैसे हाथ के साथ फेंटा जाता है। आप अच्छे से हाथ वॉश करके और आप इसको फेंट सकते हैं। और उसके बाद आपने इसके अंदर सोडा वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना। ये इतनी फ्लफ़ी हो जाएगी, आप देखिए बिल्कुल सॉफ्ट सी। और उसके बाद आपने ऑयल गरम करना है। ऑयल आपका मीडियम गरम होना चाहिए और आपने मीडियम आंच पे ही इनको फ्राई करना है। और ये आप देखें मैं जैसे जैसे डाल रही हूँ ये खुद ही ऊपर आ रहे हैं और ये खुद ही फूलने शुरू हो जाएंगे। अगर तो ये बड़े आपके जाके बिल्कुल बेस में बैठ जाएँ, चिपकने लगें, तो इसका मतलब ये कि आपकी दाल सही नहीं है। और अगर ये इस तरह से ऊपर आने लगे ऑयल में तो इसका मतलब ये है कि आपके बड़े बिल्कुल अच्छी से आपकी दाल पिसी हुई है और बहुत अच्छे आपके बड़े बन रहे हैं।
और इस तरह से आपने इनको मीडियम आंच पे बनाना है। और पहले आप एक साइड पे इसको फ्राई करें, उसके बाद आप इसकी साइड टर्न करें और फिर उसके बाद आपने इसको चम्मच चलाते रहना है साथ साथ, और आपने इसको फ्राई करते रहना है। 8 से 10 मिनट तक ये बन के फ्राई होते हैं, क्योंकि दाल के बड़े हैं तो इनको अच्छे से अंदर तक पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और जब इस तरह से ये गोल्डन ब्राउन होने लगे तो फिर इसके बाद आपने तेज़ आंच करके और फिर उसके बाद आप इनको निकाल के रख लीजिए। और इससे काफ़ी सारे मेरे बड़े बन गए थे, तकरीबन 2 वीक्स तो ये आराम से चल जाएंगे। और फिर जब ये ठंडे हो जाएं अच्छे से तो उसके बाद आप इसको इसी तरह से एयर टाइट बैग में डाल के फ्रीज़ कर दें। और अगर आपने जब इसको अगर साथ फ़ौरन बनाना है तो आप इसको आधे घंटे के लिए सादे नॉर्मल पानी में डालें। वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बनाना सिखाऊंगी, तो वो बिल्कुल इस्तेमाल के काबिल हो जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बेसन का मिक्स। यहाँ पे मैंने लिया 2 कप मैंने लिया था बेसन, उसमें मैंने डाला तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच नमक और 1.5 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, और वो आप चाहें कूट के भी डाल सकते हैं। इसके अलावा 1.5 चाय का चम्मच मैंने डाली थी कुटी हुई लाल मिर्च और 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च। मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 3 चाय का चम्मच मैंने इसमें डाला था साबुत धनिया, उसको मैंने थोड़ा सा कूट लिया था हाथ से और वो शामिल किया था। और इसमें डाला आधा चाय का चम्मच मीठा सोडा। और ये आपका बेसन मिक्स तैयार है। आप इससे भी बड़े भी बना सकते हैं। आप ये बना के पूरा मिक्स करके 1 हफ़्ते के हिसाब से आप इसको जार में डाल के रख लें और ये आपका पकौड़ों का मसाला बिल्कुल रेडी है। आप इसी में बस सब्ज़ी डालें, पानी डालें और आपका बेसन जो है बिल्कुल रेडी है। तो ये इससे भी आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचता है। और रोज़ जब आपने बड़े या पकौड़े बनाने हो तो आपको बहुत आसानी होती है। बस आपने ये मिक्स डाला और इसके अंदर आप पानी डाल के इसको मिक्स कर लें और आपका पकौड़े का मसाला भी रेडी है। और एक और स्पेशल टिप, ये जो ऑयल हमारा बच जाता है फ्राइंग वाला, इसको आप इस तरह से एक बॉटल रख लें। मैं डेली का जो ऑयल है वो इस तरह से छान के और बॉटल रख लेती हूँ, और मैं जो ये कढ़ाई है उसको भी वॉश करके रख लेती हूँ। इसका मुझे ये फ़ायदा होता है कि जब मुझे नेक्स्ट डे बनानी होती है, फ्राइंग करनी होती है, उस टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता और मेरी कढ़ाई भी साफ़ होती है और ऑयल भी साफ़ होता है, मुझे डेली छानना नहीं पड़ता। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।